अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सियासी मामलात भी बड़े इस वक्त अहम हो चुके हैं पाकिस्तान के। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो ईरान और अमेरिका की जंग है उसमें भी बहुत सारे जो आप कह लें कि पहलू हैं, अब उस पर बात होना शुरू हो चुकी है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात होगी। साथ में आपको बताएंगे कि मुराद सईद ने भी एक सरप्राइज़ दिया है। उस सरप्राइज़ में क्या कुछ है वो भी आपको बताएंगे। और इमरान खान साहब का एक और चेकअप हुआ है अडयाला के अंदर, उस चेकअप से क्या रिपोर्ट्स निकाली गई हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो मुल्की मामलात हैं उसके हवाले से क्या पेशरफ्त है। तो जी, कहानी बड़ी सादा है। इमरान खान साहब से बदतरीन हालात में भी मुलाकातें नहीं हो पा रही, और बदतरीन हालात इस लिहाज से भी हैं कि इंटरनेशनली जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, उस वक्त जो आपको एक इत्तेहाद और मुशावरत और एक पूरी कौम को यकसू होने की ज़रूरत है, वहाँ पर हम एक वही डिवीज़न देख रहे हैं कि जी हमने अपोजिशन को दीवार से लगाए रखना है। और ऐसी सूरत में ज़ाहिर है कि फिर किसी डायलॉग या कंसल्टेशन का माहौल नहीं बनता। दूसरी तरफ इसलिए भी ये माहौल की मैं बात कर रही हूँ कि इमरान खान साहब की सेहत भी ठीक नहीं है। कि नॉर्मल अगर एक हालात हों तो फिर तो चलें, आपने बंद की हुई थी, वैसे तो वो भी गैर आइनी और गैर कानूनी है, लेकिन सेहत के ऊपर तो फिर और तशवीश बढ़ जाती है। और उनको उनकी मर्ज़ी का जो ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो उस पर और ज़ाहिर है एक खौफनाक सूरत हाल है कि लोगों के अंदर भी गम गुस्सा है। अब ये तमाम चीज़ को देखते हुए भी अगर हुकूमत टस से मस नहीं हो रही तो आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह से इस मुल्क को चलाया जा रहा है और कैसे इसके हालात के ऊपर जो है वो एक अजीब व गरीब किस्म की मुजरिमाना गफलत है या पॉलिसी है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो है और वो नज़र आ रही है। अब इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन था मंगल का। बेहतर होता किसी एक की मुलाकात हो जाती, कुछ उनकी खैर खबर आ जाती तो ज़्यादा सबको एक तसल्ली भी हो जाती और ये भी एक माहौल बनता कि चलें जी, कम अज़ कम अगर चैलेंजेस हैं तो वहाँ पर कुछ बातचीत हो रही है या कुछ हुकूमत ने बेहतरी का मुजाहरा किया रवैये में। लेकिन अफसोस कि ऐसा ना हो सका। बल्कि ना सिर्फ ये कि इमरान खान साहब की बहनों को मिलने नहीं दिया गया, बल्कि इसके साथ साथ बुशरा बेगम साहिबा की जो फैमिली की ख़वातीन उनसे मिल लिया करती थी, पिछले कुछ वीक्स से हम देख रहे थे, आज उनकी भी मुलाकात नहीं करवाई गई। इब्तदाई तौर पर बताया गया कि उनको जेल में बुला लिया गया है और वो अंदर चली गई हैं, लेकिन खबर फिर यही आई कि उन्हें भी बेचारी को 2-2.5 घंटे इंतज़ार करा के वापस भिजवा दिया गया और मुलाकात नहीं करवाई गई। तो उससे भी यही नतीजा निकलता है कि बेसिकली इसी बात का खौफ था कि एक इनडायरेक्ट ज़रिए से ही सही, लेकिन इमरान खान की पैगाम, उनकी बात जो है वो बाहर आ जाएगी, क्योंकि वो बुशरा बीबी को कहेंगे, बुशरा बीबी आगे उन्हें बताएंगी, वो आगे आके ज़ाहिर है कि अलीमा खान साहिबा या बुशरा बीबी साहिबा की बहन को या कोई भी पार्टी में से किसी को बताएंगी और फिर इस तरह बात बाहर आती है कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है। तो इस दफ़ा उन्हें भी मुलाकात नहीं करने दी गई। यानी कि एक तो डबल ये एक तरह की बदसलूकी थी कि एक तो उनका एक राइट कि जी उनके फैमिली मेम्बर से मुलाकात हो वो रोका गया, और दूसरा इमरान खान साहब की इनडायरेक्ट ही सही कोई बात आ जाती थी तो उस चीज़ को भी रोका गया। तो ये हालात इस वक्त हुए पड़े हैं। किसी की मुलाकात नहीं हो सकी तो बात भी नहीं हो सकी, लेकिन ये खबर ज़रूर जारी हुई मीडिया के तवस्सुत से कि इमरान खान साहब की बुशरा बीबी से मुलाकात कराई गई है, जो तकरीबन 40 मिनट जारी रही और कॉन्फ्रेंस रूम में ये मुलाकात हुई। इमरान खान साहब की बुशरा बीबी से मुलाकात करा के ये खबर इसलिए जारी करवाई जाती है हर हफ्ते कि ये बताया जा सके कि देखें, इमरान खान कैद तन्हाई में नहीं हैं और उनकी फैमिली से मुलाकात हो जाती है। ये इसके पीछे मकसद है। यानी वो ये समझते हैं कि जी बुशरा बीबी साहिबा चूँकि इमरान खान साहब की अहलिया हैं और चूँकि उनकी हर वीक इमरान खान साहब से एक मुलाकात करा दी जाती है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी मुलाकातें तो हो रही हैं फैमिली मेम्बर से और वो कैद तन्हाई में भी नहीं है। अब कोई इनसे अगर सवाल करे, कोई करने वाला हो, तो फिर वो उनसे सवाल करे कि जो बेचारी खातून खुद कैद में है, उसको आप ये समझ रहे हैं कि कोई वो बाहर से इमरान खान के लिए किसी किस्म की कोई पैगाम रसानी कर सकती हैं या कोई उनको खैर खबर दे सकती हैं या अपनी इमरान खान की खैर खबर कहीं पहुंचाएंगी। तो ये वाले हालात हैं जी, अफसोसनाक हैं लेकिन हैं। और अब इसके ऊपर ये कितनी देर चलेगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बज़ाहिर इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद रखने का ही प्लान नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब को चेक करने के लिए, आज उनके एग्जामिन करने के लिए और जो पोस्ट प्रोसेस जो उनका हुआ आँख का, उसके जायज़े के लिए एक दोबारा से डॉक्टर्स की टीम जो है वो अडयाला पहुंची और ये भी खबर मीडिया के तवस्सुत से फिर जारी खुद करवा दी गई और पिम्स ने फिर बाद में इसके ऊपर एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की।
और जो खबर आई वो यही थी कि डॉक्टर आरिफ, जो कि रेगुलर इमरान खान साहब को इस मामले पर पहले से देख रहे हैं, पहले भी जो इंजेक्शन लगा था वो भी उन्हीं के तवसुत से लगा और फिर दूसरा भी, और डॉक्टर नदीम कुरैशी भी, इन दोनों ने ही एक्सपर्ट जो हैं वो आई स्पेशलिस्ट जो हैं वो यही दोनों हैं। तो इनकी निगरानी में ही जो है वो इमरान खान साहब का सारा एक चेकअप किया गया कि इंजेक्शन लगने के बाद क्या सूरत हाल है, और कुछ ट्रीटमेंट बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ टेस्ट जो हैं आँखों के वो भी उनके किए गए इस मौके पर, और इसके लिए जो ज़रूरी मशीनरी है या कोई उनको जो उसके लिए सामान चाहिए होता है वो भी जो है वो इस मौके पर अंदर भिजवा दिया गया था। और उसके बाद इमरान खान साहब की जो आई चेकअप है उसके मुतालिक एक पूरी डिटेल भी जारी कर दी गई है पिम्स की जानिब से। उन्होंने बताया कि जी ये एक फॉलोअप चेकअप था, और इसमें जो है वो सेकंड डोज जो दी गई थी इंजेक्शन की, उसके बाद के असरात का जायज़ा लेना मकसद था। बसारत भी चेक की गई, उनकी फेंडोस्कोपी भी की गई, और स्लेट लैम्प मुआयना किया गया, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी भी की गई, और उसके साथ साथ जी इमरान खान साहब का जो ओवरऑल उनका बयान था इनकी सेहत और आँख से मुतालिक वो ये था कि उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, और उनकी आँख में बेहतरी हो रही है, और जो प्रोसेस उनको दिया जा रहा है वो उनको सूट भी कर रहा है। अब जाहिर है ये एक अगेन सरकारी प्रेस रिलीज़ है जिसको पीटीआई जो है वो भी मुस्तरद करती है, और उनकी फैमिली भी इसके ऊपर कोई यकीन नहीं करती कि ये कोई रिलायबल रिपोर्ट है। वो समझते हैं कि जो ट्रीटमेंट उनके पर्सनल जो मालिज हैं वो करें, या उनके सामने उनके फैमिली मेम्बर्स के सामने कुछ हो तो फिर ही वो इस बात के ऊपर तसल्ली कर सकते हैं, वरना हुकूमत की किसी रिपोर्ट या किसी बोर्ड को वो नहीं मानते। और ये आज बात वैसे सियासी कमेटी का इजलास भी हुआ है पीटीआई की, और उन्होंने भी जो एलामिया जारी किया उसमें भी उन्होंने कहा है कि हम ये जो अभी इन्होंने मुआयना किया है उसको और उसकी रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं, और डिमांड ये है कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जाए, फैमिली की मुलाकात कराई जाए, पर्सनल मालिज जो है उनके साथ उनका रब्ता कराया जाए, और उसके बाद जो भी उनका ट्रीटमेंट ड्यू बनता है वो उसी तरीके से किया जाए। तो ये उन्होंने उसमें भी डिमांड लिखी है। वैसे ये जो सारी सूरत हाल थी ईरान वगैरह के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से, उसके ऊपर एक ब्रीफिंग का भी एहतमाम किया जा रहा है, और उसके लिए कोशिश ये की जा रही थी कि किसी यानी सेलेक्टिव पार्लियामेंट के लोगों को बुलाकर जो है किसी जगह पर ये ब्रीफिंग दी जाए। तो इसके ऊपर इब्तदाई तौर पर महमूद खान अचकज़ई साहब ने ये कहा था कि हम समझते हैं कि पार्लियामेंट में आके सारे मेंबरान को ब्रीफिंग देनी चाहिए, ना कि कोई खुफिया ब्रीफिंग रखी जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हम मुशावरत करेंगे। अब चूंकि सियासी कमेटी का इजलास हुआ है तो उसमें ये बात डिस्कस हुई, तो उसके अंदर जो है वो ये तय पाया कि कोई ऐसी ब्रीफिंग का पीटीआई हिस्सा नहीं बनेगी, जो कि हुकूमत की तरफ से दावत थी। बल्कि आज खबर ये आई थी कि हुकूमती मेंबरान जो हैं वो महमूद अचकज़ई से जाके मिले भी थे, और इनमें राना सनाउल्लाह साहब भी शामिल थे, एक दो और पीटीआई के जो लोगों से मिलते रहते हैं ज़रा वो लोग इन्होंने भेजे हुए थे। लेकिन इवेंचुअली पीटीआई ने सियासी कमेटी में ये फैसला किया है कि इमरान खान साहब से मुलाकात तक किसी हुकूमती ब्रीफिंग का हिस्सा नहीं बना जाएगा, और जो एक यानी ड्यू राइट भी है इमरान खान साहब का उसके ऊपर जो है वो उनको एक्सेस भी दी जाए। तो इसके ऊपर अब पीटीआई जो है वो शामिल नहीं होगी ब्रीफिंग में। इसके ऊपर एक दफ़ा फिर से आप भाषण सुनेंगे तज्ज़ियाकारों के, वो कहेंगे कि देखें जी पीटीआई के लिए तो सारा कुछ बस यही है कि अडयाला का कैदी 804 और जो मुल्क के इस वक्त खतरात हैं उसके ऊपर ये बात करने को तैयार नहीं हैं। हमेशा ये इसी तरह का रवैया रखते हैं, हर अहम मौके पर ये मीटिंग्स में शामिल नहीं होते। तो ये आपको तज्ज़ियाकार आने वाले दिनों में भाषण देते हुए नज़र आएंगे। लेकिन यही तज्ज़ियाकार आपको ये भाषण देते हुए नज़र नहीं आएंगे कि भाई अगर इतनी ही मुल्क में इस वक्त यकजहती की ज़रूरत है तो आखिर आप हुकूमत से ये क्यों नहीं कहते कि एक कैदी का जो एक जायज़ हक है वो आप उसको प्रोवाइड करें, ताकि पीटीआई को ऐसे हीले बहाने बनाने की कोई ज़रूरत ना रहे, कोई जवाज़ ना रहे उनके पास। भाई जवाज़ तो आप ही फराहम करते हैं ना, कि जब आप मुलाकातें 3-4 महीने से बंद करके रखे हुए हैं, जब उनकी आई का इशू है आप उनको हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं करते, जब उनके ज़ाती मालिज से उनकी तसल्ली नहीं कराते, जब तक उनकी बहनें उनसे मिल के उनकी हाल अहवाल के बारे में कंफर्मेशन नहीं दे देती, तो इन 3-4 बातों को करने में आखिर क्या कबाहत है। आप खुद ये कह रहे हैं कि जी उनकी हालत बेहतर हो रही है, आपके सरकारी डॉक्टर्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी उनकी कंडीशन बेहतर हो रही है। तो इसी बात को अगर वो खुद जाके वेरीफाई कर लें तो इसमें आखिर कबाहत क्या है। अगर सब ठीक है तो आप उनको एक्सेस दे दें। लेकिन ये बात आपको ये तज्ज़ियाकार कहते हुए नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि इनको इस काम के ऊपर मामूर किया गया है कि आपने बस दिन रात टीवी पे बैठ के हर मामले के ऊपर हर चीज़ का मलबा जो है वो पीटीआई के ऊपर डालना है।
हर वक्त रात को जितने आप शोज़ देख लें, सब बैठ के क्या काम कर रहे होंगे, वो सब पीटीआई का जो तनकीदी जायज़ा ले रहे होंगे बैठ के कि अब आज पीटीआई ने ये गलत कर दिया, आज पीटीआई ने वो गलत कर दिया, ये पीटीआई ने नहीं सही किया, वो पीटीआई ने सही नहीं किया। वो दिन रात इस काम के ऊपर मामूर हैं कि उन्होंने हर चीज़ का, दुनिया में होने वाली हर चीज़ का मलबा जो है वो पीटीआई के ऊपर डालना है। तो अगर वो कुछ नहीं, ऐसा कुछ इवेंट हो रहा होता तो वो फिर पीटीआई की आपसी लड़ाइयों पे सारा दिन टॉक शोज हो रहे होते हैं। लेकिन आपको कोई ये कहता नज़र नहीं आएगा कि भाई हुकूमत क्या कर रही है, महंगाई इतनी हो रही है, ये जो इंटरनेशनल मामलात हैं, ये जो चीज़ें हैं, आपके मुख्तलिफ स्कैंडल्स हैं, आपकी वॉर चल रही है, ये वो, इन चीज़ों पे आप हुकूमत को कटहरे में नहीं खड़ा करेंगे, वो अपोजिशन को कटहरे में रोज़ खड़ा करके बैठे होते हैं। तो ये हालात होते हैं। हालांकि ये बड़ा एक बहुत आम फहम बात है कि भाई अगर आप एक यकजहती चाहते हैं तो फिर आप वो काम करें जो आपने रोके हुए हैं, उनको वो करें, ताकि अपोजिशन के ऊपर फिर दबाव हम डालें बैठ के कि भाई जब आपके मामलात ये नॉर्मल चल रहे हैं तो उसके बाद आप शर्तें क्यों बांध रहे हैं, जहाँ कौमी मफाद की बात है आप आके बैठें। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। लेकिन ये मुनाफिकत देख देख के अब तो आपको भी समझ आ चुकी है और हम भी कह कह के और एक्सपोज कर कर के थक चुके हैं, लेकिन ये चलता ऐसे ही है मामला। लेकिन बहरहाल जी, इन तमाम चीज़ों के दरमियान अब पीटीआई के इस फैसले के बाद उन्होंने ये भी बीच में वैसे डिमांड की कि जो प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर जो गोलियां चली हैं उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए। शुक्र है कि कोई इस मामले को भी उठा रहा है। यानी ये इतनी बड़ी बात है कि 30-35 बंदे एवं ही पाकिस्तान के बेचारे प्रोटेस्टर्स जो हैं वो शहीद हो गए और उनका कोई नाम भी नहीं ले रहा कि हाँ भाई उनको किसने मारा, क्यों मारा। इतनी जान पाकिस्तान की सस्ती है किसी पाकिस्तानी शहरी की। मैं तो हैरान हूँ कि हमने कितना टके टोकरी कर दिया अपना शहरी। आप अमेरिका को देखें, उनका शहरी दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठा है, वो एक एक शहरी के लिए कितने फिक्रमंद हो रहे होते हैं। इधर कोई हालात ख़राब होते हैं वो फौरी तौर पर उनको वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए ये वो हर चीज़ एक्टिव भाग दौड़ लगे होते हैं। और इधर हमारे मुल्क में अपने ही शहरियों के ऊपर कोई गोलियां चला रहा है और फिर भी हम तहकीकात नहीं कर सकते कि भाई क्यों किसी की ज़रूरत हुई कि उसने गोली चलाई। अगर किसी ने गलत किया था आप पकड़ लेते हैं, आप गिरफ्तार करते हैं, लेकिन आप स्ट्रेट फायर कर देते हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये बस इसी तरह की है। पाकिस्तान में तो चाहे कोई भी प्रोटेस्ट करे बस उसके ऊपर गोलियां चला दो, यही एक स्टेट पॉलिसी जो हमें नज़र आ रही होती है। अच्छा जी, अब जो एक और अहम मामला है वो उस हवाले से भी आपको अपडेट कर दें, चूँकि अब पाकिस्तान की इसमें हो रही है बात कि पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है। तो ये अब बड़ी दिलचस्प बात हो चुकी है कि सब लोग अब इस पे बात करने लगे हैं कि ईरान जो है वो जो रिटेलिएट कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। और अब ऐसा लगता है कि वो सरप्राइज़ ठीक ठाक किस्म का ट्रंप को भी मिला है। और ट्रंप जो कि पहले ही आपको पता है कि बड़े अनप्रिडिक्टेबल सा बंदा है, उसके बारे में हम शुरू से ही बात कहते रहे कि बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, उसका कोई पता नहीं लगता, पल में तोला पल में माशा है। तो अब ऐसा लगता है कि जो ईरान का एक पूरा एपिसोड हुआ है उसने उसको बिल्कुल ही बौखलाहट का शिकार कर दिया है। यहाँ कुछ अजीबोगरीब सी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मतलब है कि पहले ये कह रहे थे कि जनाब हमने तो जैसे ही वहाँ पे जाके अटैक करने हैं तो बस जी उनकी आवाम ने खुद ही निकल के खुशियाँ मनानी है और फिर हम रज़ा पहलवी जो हैं उनको वहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे कामयाबी के साथ। लेकिन आज खुद ही कह रहे हैं कि जनाब रज़ा पहलवी अच्छा बंदा है, लेकिन हम मेरा ख्याल से उधर ईरान के अंदर से ही समझते हैं कि किसी को होना चाहिए जो गवर्नमेंट संभाले। अब शायद उन्हें अंदाज़ा हो गया कि रज़ा पहलवी के लिए तो कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। तो भाई इस वक्त तो किसी और के लिए कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। आपने जो ईरान पे हमला किया, जो उनके रहबर को शहीद किया, उसने ईरानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। पहले अगर उनके कुछ अपने शिकवे शिकायत होंगे भी अंदरूनी तौर पर अपनी गवर्नमेंट से, तो वो इस मौके के ऊपर बैरूनी जाहियत के नतीजे में ख़त्म हो गए और वो सारी कौम जो है वो आपको यूनाइटेड नज़र आ रही है। उनका बहुत लॉस हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कोई परवाह नहीं है। वो जज्बा ईमानी से सरशार है और वो कहते हैं हम लड़ेंगे। इस हवाले से बड़ी बातें मैं सुन रही थी, बड़े तज्ज़िये हो रहे हैं कि जी नुकसान तो सारा ईरान का हो रहा है और ये वो, बेशक नुकसान ईरान का ज़्यादा हो रहा होगा और जंगों में नुकसान ही होता है, दोनों तरफ नुकसान होता है। लेकिन ये भी बात सही है कि ये अब सवाल उठना शुरू हो चुका है कि आखिर ये जंग कितना देर चलेगी और जितनी देर ये जंग चलेगी तो उसमें नुकसान फिर कौन ज़्यादा उठा रहा होगा। देखिए, ईरान के ऊपर तो पहले से ही पाबंदियां थी और उसके हवाले से मैं आज कुछ ईरानी सहाफ़ियों को सुन रही थी तो बड़े दिलचस्प हक़ाइक़ उन्होंने सामने रखे कि भाई ईरान जो है इस वक्त अगर आप देखें तो डेली 200 मिसाइल बना सकता है, 400 के करीब ड्रोन्स वो डेली अपने प्रोड्यूस कर सकता है। और जो बाकी भी उसकी डिपेंडेंस है, अगर आप कहें कि कोई बाहर से है, तो चूँकि उसके ऊपर ऑलरेडी बड़ी पाबंदियाँ लगी हुई थी तो उनकी तो कोई इतनी ज़्यादा क्रॉस बॉर्डर तिजारत वगैरह चल भी नहीं रही थी।
तो वो तो इस हवाले से, चूँकि इन हालात में कई सालों से था, तो वो सब कुछ अपने मुल्क में अपनी प्रोडक्शन खुद करते हैं, चाहे वो दवाइयाँ हों, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हैं, चाहे वो पहनने ओढ़ने की चीज़ें हैं, चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी है। तो वो जो कुछ भी इस वक्त गुजारा कर रहे हैं वो खुद अपने तौर पर बना रहे हैं और कर रहे हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो यानी थक जाएंगे ये वो, तो उनका तो साफ तौर पर उनके जो अपने ऑफिशियल्स हैं उनका ये बताना है कि वो 1 साल तक ये लड़ाई लड़ सकते हैं। जितने उनके पास इस वक्त मिसाइल हैं और जितनी कैपेसिटी है, वो ये समझते हैं कि वो 1 साल तक लड़ाई लड़ सकते हैं। अब अगर ईरान 1 साल तक लड़ाई लड़ने का कह रहा है, तो चले मैं उसको 6 महीने ही कर देती हूँ कि चले वो 6 महीने तक लड़ सकता है। लेकिन क्या 6 महीने तक पूरा जो आपका गल्फ रीजन है और जो आपकी अमेरिका और इसराइल की स्टेट्स हैं, क्या वो 6 महीने तक इस तरह का जवाब जो है उसको सहेंगी? क्योंकि देखिए बात फिर वही है कि जो आप जितना यानी आप जितना आपके पास होता है, जितने आप अमीर होते हैं, नुकसान ज़्यादा आप ही का हो रहा होता है ना। तो वही हाल है कि एक मेहरान और लैंड क्रूज़र की टक्कर होगी, तो लैंड क्रूज़र की तो एक लाइट भी टूटेगी तो वो मेरा ख्याल है जितनी में बनेगी, तो वो मेहरान तो पूरी उसमें नई की नहीं बन जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि जो आपका इस वक्त गल्फ़ में नुकसान हो रहा है डेली की बुनियाद के ऊपर, फ़्लाइट्स बंद हैं, मार्केट्स में उस तरह काम नहीं हो रहा, बंद हैं ऑलमोस्ट। तो इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र पूरे आपके जो ममालिक हैं वो कसाद बाज़ारी का शिकार हो सकते हैं। आपके ओवरऑल वर्ल्ड में जो है वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस डेवलप हो सकता है। तेल की कीमतें ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो चुकी हैं और फर्दर बढ़ सकती हैं। आबनाए हुर्मुज़ उन्होंने बंद किया हुआ है, तेल का बहरान हो जाएगा, तेल का बहरान होगा, कीमतें बढ़ेंगी तो हर चीज़ की कीमत पे इफ़ेक्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें पूरी वर्ल्ड जो है वो कितनी देर सस्टेन कर सकती है, ये तमाम सवालात बड़े अहम हैं। और ट्रंप साहब के पास इस वक्त कोई आइडिया नहीं है कि उन्होंने इन तमाम चीज़ों को टैकल कैसे करना है। मतलब आप किसी मुल्क पे जंग करते हैं तो आपके वाज़े मकासद और अहदाफ होते हैं कि जी हम ये अचीव करेंगे, और अगर ये नहीं हुआ तो प्लान बी हमारा ये है, और ये हमने इतने दिनों की ऑलमोस्ट जंग जो है वो डिज़ाइन की है और उसके बाद हम यूँ इसकी एग्ज़िट स्ट्रेटजी जो है वो ये होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि बिल्कुल क्लूलेस हैं ये लोग कि इन्होंने ये सोचा कि शायद 2 दिन की बात है और सब ख़त्म करके हम बड़े मज़े से मसल्स दिखाते हुए बाहर आ जाएंगे। लेकिन अब इनको अंदाज़ा हो रहा है कि वो तो अगला लड़ रहा है, वो तो डर नहीं रहा। तो अब जो है वो इनके अपने पास क्या है स्ट्रेटजी, ठीक है कि इनके पास बहुत गोला बारूद हथियार है, गिराएंगे, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं अल्टीमेटली आपको भी तो कहीं ना कहीं जो आपकी मईशत है उसको भी नुकसान पहुंचाएंगी। आपकी गैर मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। आपके अपने मुल्क का सर्वे ये बता रहा है कि 60% अवाम तो वैसे ही इस पूरी एक्सरसाइज को गैर ज़रूरी समझते हैं। वो समझते हैं कि गैर ज़रूरी तौर पर ये ईरान वाला जो है वो एडवेंचर किया गया। तो अभी तो ये शुरू हुआ है तो ये हालात हैं। अब आप सोचें कि अगर ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो गया तो फिर क्या हालात होंगे। जो इज़राइल के हालात हैं उसमें भी ये है कि लोग जहनी मरीज़ बन रहे हैं बंकर्स में रह के, यानी आपको मुसलसल तहखानों में जो है वो बंद किया हुआ है। आपकी नॉर्मल लाइफ तो नहीं गुजर रही ना, तो वो भी आखिर कितनी देर इस तरह तहखानों में रह के गुजारा करेंगे। और तबाही वहाँ पे ठीक ठाक हो रही है, जो मिसाइल फेंक के जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको लगता है कि सही से कैलकुलेट नहीं किया गया और उसके बाद जल्दबाजी में या ओवर कॉन्फिडेंस में ये किया गया। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा। आज ये लाइव टॉक के अंदर मीडिया से बात करते हुए सदर ट्रंप स्पेन के ऊपर बड़े नाराज़ हो गए। स्पेन से नाराज़ होने की वजह ये थी कि जी उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम अपनी जो स्पेस है या अपने जो बेसिस हैं वो ये अमेरिका को इस्तेमाल के लिए नहीं अलाउ करेंगे। वो समझते थे कि उन्हें इस जंग का हिस्सा नहीं बनना, तो उन्होंने इसके ऊपर कैटेगोरिकली ऐलान कर दिया। इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का हो गया मूड ख़राब और उन्होंने कहा कि जी ठीक है, अभी इनके साथ आज से तमाम तिजारती ताल्लुकात बंद करो। और वहीं पे खड़े खड़े जो रेलिवेंट बंदा था उसको अहकामात दे रहे हैं कि जनाब अब स्पेन के साथ कोई तिजारत नहीं होगी। और फिर साथ ही कह रहे हैं कि जी हमें कौन रोक सकता है कि हम कोई एयर स्पेस यूज़ ना करें। जिसका दिल करेगा हम जिसकी मर्ज़ी एयर स्पेस यूज़ करें, कौन हमें रोक सकता है। तो जैसे आप बिल्कुल ही वो बदमाश नहीं बने होते खित्ते के कि चलो भाई हमें कौन रोक सकता है, हमारी मर्ज़ी है। मतलब लिटरली आप जैसे बिल्कुल ही आउट ऑफ सेंसेस हो जाते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो हमें डोनाल्ड ट्रंप आजकल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वैसे भी आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो अजीब व गरीब डगमगाते फिर रहे हैं और चेहरे के जो तासुरात हैं वो भी इसी तरह कहीं हैं कि जैसे आप कहीं लॉस्ट होते हैं। और बल्कि कल तो मैं देख रही थी एक तस्वीर बड़ी वायरल थी कि उनके यहाँ पे कोई ऐसा फील हो रहा था कि ज़ख़म का भी निशान है। तो बहुत से लोग क्या सराहियाँ कर रहे थे कि कोई कुट-वुट पड़ी है, इनको हुआ गया है।
तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें तो फिर चल रही होती हैं बीच में जब क्या सराइयाँ भी होती हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि टोटली अब ऐसा लगता है कि उन्हें फ़िलहाल आगे कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा। एक खबर आज ये भी छपी अखबार में कि वो मुसल्लह ग्रुप्स के साथ राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे होते हैं हर मुल्क में, कुछ लोग नाराज़ लोग होते हैं हुकूमतों से, बाज़ औक़ात मिलिटेंट भी बन जाते हैं वो, तो उनके साथ वो राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वही उनके ऊपर जो है वो पासदारान के ख़िलाफ़ कोई बगावत का ऐलान कर दें और कोई मुसल्लह जद्दोजहद और खाना जंगी शुरू हो जाए। तो इस तरह की भी जो है वो ख़बरें अखबारों में छप रही हैं। पहले कह रहे थे कि जी हमें बूट्स ऑन ग्राउंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें ज़मीनी फोर्सेस नहीं उतारनी पड़ेंगी। अब कह रहे हैं अगर उतारनी भी पड़ी तो ठीक है, हम उतार लेंगे। फिर कहने लगे कि नहीं, हम नहीं भी उतारेंगे, हम हमारे ख्याल से जो वहाँ के लोग हैं वही इस हुकूमत को चलता कर देंगे। तो टोटली मतलब आपको बयानात में तज़ाद जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ बहरहाल जंग तो जंग है और उसके लिए कोशिश तो यही होनी चाहिए कि जल्द अज जल्द जंग बंदी हो, नुकसान कम से कम हो और जो मामलात हैं उनको बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। इस सिलसिले में पाकिस्तान भी अपने तौर पे कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा है। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि टर्की जो है उसने भी कुछ कोशिश शुरू की है। ये भी रशिया और चाइना जो हैं उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं कि अच्छा, रशिया और चाइना की जो सपोर्ट है ईरान के लिए वो भी बड़ी हिडन सी है, सामने आके वो डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन वो समझते हैं कि अगर ईरान जो है वो इस जंग में हार जाता है और अमेरिका यहाँ पर कामयाबी से अपने अहदाफ हासिल करके यहाँ अपना एक पक्का ठिकाना बना लेता है, तो जाहिर है ये उनके लिए भी एक थ्रेट बन जाएगा कि बिल्कुल चाइना के सर पर, रशिया के सर पर जो है वो इजराइल और अमेरिका आगे बैठ गया है, तो वो भी इस चीज़ को इसलिए भी सूट नहीं उन्हें करती है, तो वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते। तो अब कुछ ना कुछ ज़ाहिर है कि उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और अब ज़ाहिर आगे आने वाले दिनों में इसमें तेज़ी आएगी कि लोग इसमें इंटरवीन करेंगे कि किसी तरह इस मसले को हल किया जाए। लेकिन अगेन इसमें जो गल्फ़ के ममालिक हैं उनका किरदार काफ़ी अहम होगा और मेरा ख्याल है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट भी वो हो रहे हैं इसराइल के अलावा, क्योंकि जो टारगेट्स हैं मुख्तलिफ बेसिस के अमेरिका के वो उनके मुल्कों में हैं, तो ईरान उनको हिट कर रहा है जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी भी सफ़र कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अब हमें होती नज़र आ रही हैं। आखिर में जी खबर है मुराद सईद से मुतालिक, इसलिए कि मुराद सईद साहब ने एक सरप्राइज़ दिया है और एक किताब लिखी है जिसका नाम है दुज़रे नीम शब का रकीब। अच्छा, ये जो फ़ारसी का लफ्ज़ है इसलिए मुझे थोड़ा सा इसको पढ़ने में भी मुश्किल हुई। इसका मतलब है दुज़रे नीम शब का मतलब है, दुज़र कहते हैं चोर को और नीम शब है आधी रात, तो रकीब कहते हैं मुखालिफ को। बेसिकली ये अगर ये तो वो है ना जो इसका मतलब आप कह रहे हैं लिटरल मीनिंग है, जो इसका मतलब बन रहा है बेसिकली वो ऐसा है कि जैसे कोई आधी रात का चोर, मतलब ये कि कोई ऐसा शख्स जो कि कोई गद्दारी कर रहा है या कोई धोखा दे रहा है, और मुखालिफ का यहाँ पे जो रकीब का मतलब है वो इस तरह से है कि कोई उसको उसके सामने खड़ा हो गया है या उसको अपोज कर रहा है। तो इस किताब को अभी तक मैं कोशिश तो करूँगी कि किसी तरह हासिल करके पढ़ें और उसके बारे में देखें कि उन्होंने क्या लिखा है, लेकिन रूपोशी के दौरान मुराद सईद ने ये किताब लिखी है और इसका जो ज़्यादातर मौजू है वो इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट के दौरान होने वाले वाक़यात हैं उनके हवाले से उन्होंने जो, क्योंकि वो तो ख़ुद विटनेस हैं, ख़ुद मिनिस्टर थे इमरान खान साहब की कैबिनेट के बड़े अहम और मुशावरती इजलासों में शामिल रहे, तो उन्होंने बहुत से वाक़यात को कलमबंद किया है। तो एक तरह से उन्होंने तारीख़ का हिस्सा बनाया इस बुक को कि जो तारीख़ है उसको कहीं रिकॉर्ड में रख दिया जाए। और दूसरा, इसमें जो रजीम चेंज हुआ है उसके हवाले से भी उन्होंने बहुत से इंकशाफात किए हैं। इस किताब का जो इंतसाब है वो उन्होंने अरशद शरीफ शहीद के नाम लिखा है, और अरशद शरीफ उनके बहुत क्लोज़ थे, उनके बड़े भाई की तरह थे, उनके दोस्त थे, और उनके साथ उनकी शहादत के बाद से जो एक उनके अंदर खला आया है वो हर किसी ने ज़ाहिर महसूस भी किया। फिर उसके बाद उन्हें रूपोश भी होना पड़ा। तो बहरहाल जब भी कभी वो इस बात के ऊपर बात करते हैं तो ज़रूर अरशद शरीफ का जिक्र होता है, तो उन्होंने इंतसाब में भी अरशद शरीफ के नाम ही इस किताब को मंसूब किया है। तो बहुत से लोग जो हैं वो इस किताब के ऊपर आज बात कर रहे हैं और काफ़ी सोशल मीडिया पर इसकी पब्लिसिटी भी हो रही है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं कि आखिर मुराद सईद ने इस बुक में क्या लिखा है, और इस बुक की ऑलरेडी काफ़ी मांग जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। देखते हैं, हमें वो किताब अगर मिलती है तो हम भी पढ़ के उसका कुछ ना कुछ जायज़ा आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।